हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। ये आपका क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का 2025 का। और इसका पार्ट वन आपने देखा। पार्ट वन को हमने शॉर्ट आंसर के फॉर्म में भी बनाया था और डिटेल्ड आंसर भी दिया था, जहाँ पे विस्तृत हल किया था, विस्तृत सॉल्यूशन हमने आपको अवेलेबल कराया था। वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया, इसलिए मैं मजबूरन आपकी रिक्वेस्ट पे ये दूसरा पार्ट, जो बचे हुए सवाल थे, उनको लेकर बनाना पड़ा। तो सवाल नंबर 32 का देखिए और 32 खा भी देखिए। इस पेज पर सारे सवाल आप देख लीजिए, हिंदी वर्जन है ये। और जो भी बच्चे इंग्लिश वर्जन के हैं, वो अभी हम अगले पेज पे जाकर के इंग्लिश वर्जन भी दिखा देंगे, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें सवाल में क्या पूछा गया था और मीडियम का कोई इशू ना आए। क्लियर। उसके बाद हम इंग्लिश वर्जन को देखेंगे और सवाल को आंसर करेंगे। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जहाँ पे हमसे कहा गया है सवाल नंबर 32 ए में, an aeroplane, when flying at a height of 5,000 meters above the ground, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from a point on the ground are 60 and 45 degrees respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर करता है कि यहाँ ए पॉइंट पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है किसी दूसरे हवाई जहाज बी के ऊपर। ओके। बी पॉइंट पे कोई हवाई जहाज है, ए पॉइंट पे कोई हवाई जहाज है, लेकिन ए की जो ऊंचाई है जमीन से, वो कितनी है? 5,000 मीटर। ठीक है। यहाँ पे देखिए, शायद ज्यादा क्लियर दिखाई देगा आपको। अब ये जो ए बी ऊंचाई है, ए से बी तक की जो ऊंचाई है, ये क्या होगी, ये हम पता करना है। ये हमारा सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, पहले 45 डिग्री का बन रहा था, जब हम बी के साथ देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री का है। लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ये 60 डिग्री का हो गया, बढ़ गया एंगल। ओके, क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है तो एंगल भी इस पॉइंट से बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, बीडीसी में क्या हो रहा है, बीसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू 1045, चूंकि छोटा वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है। छोटे एंगल में, छोटे ट्राइंगल में छोटा ही एंगल बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बीसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू 45। और अगर आप 45 का मान रख दोगे, 1045 का, इसका मान होता है 1। इसका मतलब बीसी इज इक्वल टू डीसी। तो एक चीज साबित हो गई है कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में एडीसी, एसी अपॉन डीसी बराबर किसके होगा? 1060 के, जो कि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस बड़े वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, इस एंगल की। तो आप देखोगे कि एसी जो बड़ी भुजा है, वो लंब बन रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो अभी भी वही है, डीसी का डीसी। तो एसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू 1060। 1060 अगर आप वैल्यू रख दोगे तो ये होगी √3। और यहाँ पे एसी अपॉन डीसी कर दोगे, यहाँ पे एसी अपॉन एक्स भी कर सकते हो आप। एसी अपॉन एक्स बराबर √3, इस ढंग से। लेकिन हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या है? AC बराबर है, x को इधर शिफ्ट कर दो और √3 इसके साथ ले आओ। क्लियर। और इसे आप कह दो इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 कहा इसको, और इक्वेशन 2 कह दिया है इसको। अब आप देखो कि हमारे पास जो AC है वो किस किस के बराबर है। तो AC बराबर हमारा है, AC बराबर AB प्लस BC। ओके, तो BC बराबर तो DC है, और ये किसके बराबर है? दोनों किसके बराबर है? एक्स के बराबर माने हमने। तो बीसी की जगह हम एक्स रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बीसी की हम एक्स रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए सी बराबर ए बी प्लस एक्स। ए सी बराबर ए बी प्लस एक्स। अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलने वाली है? अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगी ए सी अपॉन √3 बराबर हो जाएगा एक्स। ऐसा कर सकते हैं हम। अगर हम एसी की वैल्यू रखते हैं, तो एसी की वैल्यू रखने के बाद हमें जो एक्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर, एसी की वैल्यू रख देते हैं 5000। कितनी? 5000 है ही है। एसी की वैल्यू हमें पता है 5000। 5000 यहाँ पे रख दिया हमने, और रूट हो गया नीचे 3। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 5000 अपॉन 3। क्लियर है।
अब आप x की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे प्लेस कर दो x की जगह पे, और AC की वैल्यू रख दो 5000। यहाँ पे हमने AC की वैल्यू फिर से 5000 रख दी। यहाँ पे हमारा AB एज इट इज रहा है, AB हमें निकालना है, ध्यान रखना। और x की वैल्यू फिर हमने रखी 5000 अपॉन √3 के। अब हमने जब शिफ्ट किया तो AB की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी इधर 5000 ऑलरेडी है, माइनस इधर से ये 5000 अपॉन एक्स जो था शिफ्ट कर दिया हमने इसको, तो ये माइनस का हो गया है 5000 अपॉन एक्स। ओके, 5000 अपॉन √3, सॉरी √3 है ये, 5000 अपॉन √3, सॉरी 5000 अपॉन √3 था ये। अब ये ए बी के बराबर हो गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके नीचे आप चाहो तो 1 लिख लो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 5000, और रूट में आ जाएगा 3 - 1 अपॉन नीचे √3 ऑलरेडी चल रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू कितने रखोगे 1.732, उसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 5000 इंटू, इसकी जगह क्या बच जाएगा, इसकी जगह बच जाएगा 0.732। इसको मल्टीप्लाई करोगे और नीचे √3 है, इसकी वैल्यू फिर से √3 के बदले क्या रखोगे आप, 1.3 के बदले रखोगे 1.73। और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिलने वाली है कितनी, 113 पॉइंट समथिंग समथिंग, 16 अप्रोक्सीमेटली। और ये हो जाएगी मीटर में, यानी कि ए बी की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। और यही इन दो एरोप्लेन्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2113.16 मीटर। क्लियर। देखो ये BC जो है एक नहर है, और यहाँ पे पानी बह रहा है, इसके किनारे पे बी किनारे पे, नहर के किनारे बी पे क्या है, एक टावर है AB जिसका नाम है, जो कि ब्लू कलर से आपको दिख रहा है। ओके, और अगर हम C से 20 मीटर दूर जाते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना रह जाता है, 30 डिग्री। और यहाँ कितना था, यहाँ पे था 60 डिग्री। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये डिस्टेंस आपकी x मीटर की हो, है की चौड़ाई है वो आपकी x मीटर है, तो आपने बताना है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी होने वाली है ये बताना है, और साथ ही साथ विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि x का मान बताना, और x क्या है हमारा BC, तो BC की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC को, और ABC में आप देखेंगे अगर साइड AB अपॉन BC यानी कि एंगल 60 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर AB अपॉन BC कर दें, लंब बटे आधार कर दें, तो ये हो जाएगा आपका tan60। यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री का, और tan60 अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगी √3, और यहाँ पे आपका AB की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, AB अपॉन BC, BC कितना है x। क्लियर। और कुछ यहाँ पे दिया हमें नहीं, और कुछ नहीं दिया, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर यहाँ से क्या मिला हमें, AB बराबर √3x। क्लियर है। लेकिन अगर आप देखो दूसरे बड़े ट्राइंगल को, जिसको हम कह रहे हैं ADC, क्या कह रहे हैं AD, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AB जो कि लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है ये AB किस पे, BD पे, तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan30, और tan30 की वैल्यू आप रखोगे तो 1/√3 ये रखा जाएगा। क्लियर। अब क्या कर सकते हो आप, AB की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लो, तो AB अपॉन BD की वैल्यू क्या है, 20+x, ये है आपकी BD की वैल्यू। क्लियर। यहाँ से AB की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, AB की वैल्यू आप कह सकते हो 20+x अपॉन √3 मिल गई, कितनी, 20+x अपॉन √3। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, यहाँ पे भी तो AB की वैल्यू है, तो इसको आप इक्वेट कर दो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने 20+x अपॉन √3 रखा, और यहाँ पे ये बराबर है किसके, इसके √3
इंटू एक्स। क्लियर। अब ये √3 जाएगा इधर, जब इधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये 3 में बदल जाएगा। क्लियर। इसे ऐसे लिख सकते हो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। अब x को आप अगर इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा। कितना x, 2x बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20/2 यानी कि 10। तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू, ये है हमारा x और इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 10। क्लियर है। अब आपने एक चीज और देखनी है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू ये दी हुई है। अगर आप इसी से निकालना चाहते हो ए बी की वैल्यू आगे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे √3 के साथ साथ आपको एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 10। तो ये कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, √3 × 10, सॉरी, √3 × 10। ये आप √3 की वैल्यू सीधे रख दो, √3 के बदले क्या रख सकते हो, 1.732, 1.732 और इंटू कितना करोगे, 10। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा 17.32 और ये होगा मीटर में। तो ए बी की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 17.32 मीटर। क्लियर। तो हमें टावर की ऊंचाई मिल चुकी है 17.32 मीटर और नहर की चौड़ाई मिल चुकी है हमें 10 मीटर। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 का और खा, इसमें दो खंड है, अथवा करके हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इंटरनल चॉइस आपके पास है। इसमें कहा गया है एक कक्षा में अनन्या द्वारा गणित तथा विज्ञान में प्राप्त अंकों का योगफल कितना है, 28। अनन्या को स्टूडेंट है, उसके द्वारा गणित और विज्ञान में जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनका योगफल कितना है, 28। यदि उसके गणित में 3 अंक अधिक तथा विज्ञान में 4 अंक कम होते हैं आते हैं तो दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 180। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक अलग अलग ज्ञात करने हैं आपने। तो हमने मान लिया कि गणित में उसे, मैथ्स में m अंक मिले और साइंस में उसे s अंक मिले। क्लियर। तो m+s का योगफल कितना होगा, 80, ओ सॉरी 28। ये हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने ये सब लिख दिया। माना अनन्या ने गणित में m अंक प्राप्त किए और विज्ञान या साइंस में s अंक प्राप्त किए, तो प्रथम शर्त क्या है उसकी, कि दोनों अंकों का योग कितना होगा, 28। जैसा कि यहाँ पे दिया गया योगफल 28 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू कितनी मिल गई, s की वैल्यू मिल गई यहाँ से हमें 28 माइनस m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, m को इधर बस ट्रांसफर कर दिया, इधर से इधर को भेज दिया, साइन बदला और माइनस कर दिया। ठीक है जी, घटा दिया इसमें से। तो s की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। दूसरी शर्त कहती है यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक आते मतलब m+3 होते उसके गणित में अंक। ओके। और साइंस में कितने होते, 4 अंक कम होते, यानी कि s-4 कर देते, मिल जाते उसको। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 180 होता। ठीक है जी, ऐसा ये दूसरी शर्त है। दूसरी इक्वेशन भी बन गई इससे हमें मिली दूसरी इक्वेशन ये। अब यहाँ पे s की वैल्यू अगर आप प्लेस कर दो, s इज इक्वल 28 माइनस m, तो ये कैसी हो जाएगी, 28 माइनस m और माइनस का 4 पहले से रखा है यहाँ पे, तो ये पहला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा m+3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर 180 रहेगा। और यहाँ पे इसको आप दूसरी ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ तक इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से आपको 28 - 4 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो कि 24 - m हो जाएगा ये। और इससे पहले रखा है m+3 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर 180 रहेगा। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 21m -m² बराबर 180। इसको आप सिंपलीफाई करोगे फर्दर तो ये माइनस का m² प्लस का 21m और इधर से आ जाएगा 180। ओके, नहीं 72 माइनस हो जाएगा, ये जो है आपका 72 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 72 माइनस होने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा, 108 रह जाएगा। तो आप इस सबको भूल जाओ और आप यहाँ पे बस याद रखो 108 कितना, 108। ठीक है जी, ये आपने 108 याद रखना और इसको भी आप 108 कर दो।
क्लियर हो जाएगा अब ज्यादा। ओके, वैसे आप खुद भी इसे करके देखना। और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 108, ऐसे कर लो आप इसको, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है जी, अब ये माइनस आ गया इस m के पहले ही यहाँ पे माइनस लगा है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो ये m जो है स्क्वायर का प्लस में हो जाएगा, और 21 जो है वो माइनस में हो जाएगा, और 108 भी हो जाएगा आपका प्लस में। क्लियर। अब ये आपकी कैसी इक्वेशन हो गई, द्विघातिक इक्वेशन हो गई, और इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो 21 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ताकि जो टुकड़े मिले हमें 21 के उनका गुणनफल 108 हो जाए, क्योंकि m के साथ क्या है, गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 108 है, तो 108, 108 गुणा 1, 108 ही रहेगा ना, इसलिए 21 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका गुणनफल 108 हो जाए, तो ये हो जाएंगे आपके 12m और 9m। ठीक है जी, और 108 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, तो इधर से एम स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, देखो इसको देखो, आधे हिस्से को क्या है यहाँ पे कॉमन, m कॉमन है, तो आप m कॉमन ले लो, यहाँ पे मिल जाएगा m-12, और यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा m- फिर से 12, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रहा है तो साइन फिर से चेंज होने वाली, तो m-12 हमें दोनों जगह मिल गया, तो यहाँ पे फिर से इसको कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें m-9। तो m के दो मान मिल गए हमें, या तो m का मान होगा 12 या फिर होगा 9। क्लियर। अब दिक्कत ये है कि अगर हम m का मान 12 लेंगे तो फिर योगफल तो 28 हो जाना चाहिए m प्लस s का, m प्लस s का योगफल होना चाहिए 28। अगर हमने ये 12 लिया तो s का मान कितना हो जाएगा, s का मान यहाँ पे 28 -12 हो जाएगा, 28 - 12 मतलब 16 हो जाएगा। यदि m 12 तो s 16, और अगर ऐसे ही हम करेंगे, m का मान ले लें हम कितना, 9, तो s का मान कितना हो जाएगा, 28 - 9 करोगे आप, ये हो जाएगा 19। क्लियर। तो ऐसे करके आपके दो दो मान आ जाएंगे दोनों के। अब बात ये कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दिक्कत आ रही है कि कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए आप हमारा एक दो वीडियो एक्स्ट्रा देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2 या 3 वीडियो और हैं कैसे सॉल्व करते हैं उनको, उसके बाद आपको हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं आने वाली। अब यहाँ पे देखिए, अथवा करके एक और सवाल दिया हुआ है, ये प्रश्न दिया हुआ है, इंटरनल चॉइस, एक्स के मान के लिए इसको हल करना है हमने, तो हम इसको एज इट इज रख देंगे, और रख क्या देंगे, यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर देते हैं, तो इसके साथ एक्स लग जाएगा, इसके साथ भी एक्स लग जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी ये एक्स लग जाएगा, यानी 18x बन जाएगा, ये भी आपका 10x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब एक्स लगाओगे इसके साथ, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा। क्लियर है। तो अब आपके पास यहाँ वाला एक्स भी है, इस एक्स से कट जाएगा, तो ये क्या बचा आपका, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको 150। क्लियर। और यहाँ से मिला आपको एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिला आपको क्या, 18x, और यहाँ से मिला 10x स्क्वायर, और 15 प्लस का 15, ये सब कुछ मिला आपको। आप यहाँ पे इस 10x स्क्वायर के पास लेके जाओगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस ढंग से आगे में मिलने वाला है, ये हो जाएगा आपका 150 एज इट इज रहेगा ये, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, इधर से 10x आएगा माइनस का, तो ओवरऑल ये क्या बच जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 18x है, और कुछ कहीं पे x है क्या, और तो कहीं कोई x है नहीं, तो 18x एज इट इज रहेगा, प्लस का ये लो 18x हो गया प्लस का, और इधर से माइनस का 15 जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये प्लस का 150, यहाँ 100, ये 15 माइनस का, तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 135 बचेगा आपको, तो ये होगा प्लस का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 18x, 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 135 बराबर 0। क्लियर है जी। अब इसका माइनस का साइन अगर खत्म करना है तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, -1 से, तो सबका साइन बदल जाएगा फिर से, तो ये मिलेगा हमें यहाँ से
क्या मिला, इधर लिख लेते हैं इसको। इसको इधर लिखा हमने तो ये हो जाएगा 9x² प्लस का माइनस का 18x और माइनस का हो जाएगा 135 ही इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप इसे 9 से डिवाइड कर दो तो ये बच जाएगा आपका x² माइनस का 2x माइनस 15 बराबर 0। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है और ये 2x है, तो x का मान क्या है? 1। और यहाँ पे 15, 15 इंटू 1 15 हो जाएगा। और जब आप 2x को तोड़ोगे तो इस ढंग से टूटना चाहिए कि दोनों का गुणनफल जो है वो 15 हो जाए। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस का 3x। किसको लिखा हमने? ये 2x को लिखा। और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, 15 अपनी जगह पर रहेगा और ये x² भी अपनी जगह पे रहेगा। क्लियर? यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे इन दोनों से? देखो, इन दोनों से कॉमन आपको मिलेगा x, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे मिलेगा आपको 3, तो ये x माइनस 5 फिर से मिला और x माइनस 5 फिर से जब कॉमन आ गया तो फिर मिला आपको x प्लस 3। ठीक है जी। तो ये दो हल हो सकते हैं आपके, जहां से आपको अगर x माइनस 5 करके यहाँ पे इक्वल टू 0 था ना, तो इक्वल टू 0 भी आप लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि x-5 या तो x-5 बराबर 0 या x+3 बराबर 0, तब तो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसे सही मानते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? x का मान मिलेगा। x बराबर क्या मिलेगा यहाँ से हमें? x बराबर मिल जाएगा 5 और x बराबर मिल जाएगा 5, x बराबर 5, x बराबर 5 मिल गया हमें यहाँ से। और यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से मिला हमें x बराबर माइनस का 3। ठीक है जी। तो बताओ कौन सी वैल्यू आप एक्सेप्ट करते हो? वैसे तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। x का मान 5 या x का मान 3 आपका आंसर है। डन। ओके। 34 नंबर सवाल देखिए, यदि ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर हैं, जो कि कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल हैं। एडी और पीएम क्रम से एबीसी और पीक्यू आर की मात्रिकाएं हैं, तो सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पीएम। तो पहले चित्र बना लेते हैं फिर इसको सिद्ध करते हैं। तो ये हमारे दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, और इनकी मात्रिकाएं क्रम से ये एडी हो गई, और ऐसे ही आप पी क्यू आर की मात्रिका पी से दिखाएंगे पीएम, ये मात्रिका हो गई। तो आप कह सकते हैं कि बीडी जो है ना, वो आधा है किसका? बीसी का, क्योंकि माध्यिका हमेशा जो है वो सामने वाली भुजा को कहाँ पे काटेगी? बिल्कुल मिडिल में। ठीक है जी। तो ऐसे ही यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्यू एम जो है वो आधा है किसका? क्यू आर का। हम कह सकते हैं क्यू एम इज हाफ ऑफ क्यू आर, साइड क्यू आर। क्लियर है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं इसको। लेकिन हमें पता है कि बी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, तो बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? टू बी डी लिख सकते हैं ना, यहाँ से हम टू बी डी, तो बी सी की जगह आप टू बी डी लिखो, टू बी डी अपॉन क्यू आर एज इट इज रहेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू। क्लियर? इधर को देखोगे आप तो ए सी अपॉन पी आर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे क्यू एम की जगह क्यू आर रिप्लेस कर सकते हो, सॉरी क्यू आर की जगह टू क्यू एम रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसकी जगह चाहो तो कर ही दो, चूंकि इसकी भी जरूरत है। तो क्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हो? क्यू एम। क्लियर हो गया? क्यू आर की जगह हम टू क्यू एम लिख सकते हैं, है ना जी? यहाँ से ये देख रहे हो आप ये संबंध, यही आपके काम आने वाला है यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना? अब टू से तो टू कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ। अगर आप इन दोनों को देखोगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, तो कौन से दो ट्राइंगल में हम आ गए? ए बी डी और पी क्यू एम में हम आ गए। ठीक है।
ए बी डी और पी क्यू एम। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी तो सिमिलर होंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, ये आप पहले ही प्रूव कर चुके हो। और अगर ये दोनों भुजाएं आ गई आपकी, ये वाली भुजा आ गई है इसके साथ इसके करस्पॉन्डिंग, और ये वाली भुजा आ गई है इसके करस्पॉन्डिंग, तो तीसरी भुजा इसमें बचती ए डी, जो कि किसके करस्पॉन्डिंग होगी, पी एम के। तो हम कह सकते हैं कि ए डी भुजा अपॉन पी एम भुजा, और यही हमने प्रूव करना था। अब बीच में से आप इसको डिलीट कर दो, हटा दो, ठीक है। और इसको जैसे ही आप हटाओगे तो ये आपके सामने ए डी अपॉन पी एम आ जाएगा, और यही हमने सिद्ध कर। ओके।